अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे BSN का फार्माकोलॉजी में यूनिट नंबर 3 विच इज़ कॉल्ड एड्रीनर्जिक एंड एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। क्योंकि ये एक बड़ा यूनिट है तो इसको हम 3 पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे। पहले 2 पार्ट्स में हम एड्रीनर्जिक एंड एंटी एड्रीनर्जिक पढ़ेंगे। एड्रीनर्जिक ड्रग्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 2 लेक्चर में हम एड्रीनर्जिक को कवर करेंगे और थर्ड पार्ट में फिर हम एंटी एड्रीनर्जिक्स को कवर करेंगे। स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स जैसे कि आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो रिसेप्टर्स हैं उनका आपके बॉडी के टिश्यूज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि जब ड्रग्स इनको स्टिम्युलेट करती हैं या ब्लॉक करती हैं तो आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, और जो ड्रग्स यूज़ होती हैं कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं, यानी किस डिजीज़ में यूज़ होती हैं, क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, नर्सिंग इम्प्लीकेशंस क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो है जब आप एज अ नर्स एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं या किसी पेशेंट को देते हैं तो क्या नर्सिंग प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, और पेशेंट सेफ्टी या जो है क्लाइंट सेफ्टी या इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ दीज ड्रग्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। स्टार्ट लें विद द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पहले भी मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, मैं फिर से बताता हूँ कि बिफोर रियली अंडरस्टैंडिंग द फार्माकोलॉजी ज़रूरी है कि आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की समझ हो। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। वो वीडियो देखना ज़रूरी है, इसके बाद ही फिर आप उसकी फार्माकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एनी हाउ यहाँ पे आपके पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पार्ट है आपके जो है नर्वस सिस्टम का। हमारे पास एक होता है ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इंसान का है उसमें 2 ही चीज़ें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप देखें ना कि ये फ़र्ज़ कीजिए कि एक आप ह्यूमन बीइंग इसको कंसिडर करते हैं तो बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पे अगर आप देखें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पे है, दैट्स वाई वी कॉल इट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में से न्यूरॉन्स या नर्व्स बाहर पेरिफेरी की तरफ गई हुई हैं और वी कॉल इट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आपकी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है, चाहे आप बात करें इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, ब्लैडर, जेनिटल्स, लंग्स, प्यूपिल, हार्ट, इवन ग्लैंड्स लाइक स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आपके पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है और ये 2 में डिवाइडेड है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक की फार्माकोलॉजी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं जो आपने पढ़ी थी कोलिनर्जिक ड्रग्स में, कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक्स। आज हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक की, वी कॉल देम एड्रीनर्जिक। स्टार्टिंग द एड्रीनर्जिक्स, अगर आप देखें जो आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको हम कहते हैं थोरैकोलम्बर डिवीज़न। थोरैकोलम्बर क्यों कहते हैं? जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड की डिवीज़न देखें तो सबसे पहले तो सर्वाइकल आती हैं जो गर्दन में है, उसके बाद थोरैक्स की स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर उसके बाद वर्टिब्री आती हैं लंबर रीजन, और एंड पे सैक्रल रीजन। तो मोस्ट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स जो कि सिंपैथेटिक डिवीज़न की हैं, सिंपैथेटिक डिवीज़न की जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो निकलती हैं थोरैको से, यानी थोरैक्स, और लंबर L1, L2, L3 लंबर से। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं थोरैकोलम्बर। जबकि जो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक था वो था क्रेनियो सैक्रल, क्योंकि उसकी नर्व्स या तो क्रेनियम से आ रही थी या सैक्रल से आ रही थी। अगर आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे आपको एक जनरल गाइडलाइन दी है। फ़र्ज़ कीजिए एक तरफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो पहले तो नर्व आती है गेंग्लियन लेवल पे, ये जो आपके पास लेवल है ये गेंग्लियन लेवल है। गेंग्लियन पे दोनों केसेस में एसिटाइलकोलिन रिलीज़ की जाती है, यानी जो पहली नर्व्स हैं वो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करती हैं।
पैरासिम्पैथेटिक में फिर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज की जाती है, जबकि सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक लेवल पे आपके पास दो तरह के हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, एक है नॉरएपिनेफ्रिन और दूसरा है एपिनेफ्रिन। तो ये फ़र्क होता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स में या नर्वस सिस्टम में, कि पोस्ट गैंग्लियोनिक पे वी हैव एसिटाइलकोलिन इन द पैरासिम्पैथेटिक, जबकि इन द सिंपैथेटिक वी हैव नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। यहाँ पे अगर आप इस डिवीजन को देखें, आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस की जो डिवीजन है, ये देखें थॉरेक्स यहाँ से शुरू होता है T1 थॉरेको, और ये लंबर L1, L2 एंड L3। तो ये थॉरेको लंबर से जितनी भी आपको ये ग्रीन कलर की नर्व्स दिखाई दे रही हैं, पहले ये जा रही हैं गैंग्लियन में। ये जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं ये गैंग्लियंस हैं। तो यहाँ से आपके पास ये गैंग्लियन में जा रहे हैं, जैसे कि कुछ गैंग्लियन नज़दीक हैं, कुछ गैंग्लियन आपको इस लेवल पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये गैंग्लियन है। ठीक है, तो पहले ये नर्व्स जा रही हैं गैंग्लियन पे, वी कॉल देम प्री गैंग्लियोनिक। एट द प्री गैंग्लियोनिक एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज की जाती है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, जबकि यहाँ आइज, स्किन, यहाँ पे जो गैंग्लियन बन रहे हैं एट द एंड्स ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है, और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है नॉरएपिनेफ्रिन। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो है नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि 80% ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम हेयर फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स। पीछे बचे 20% ऑफ दिस नॉरएपिनेफ्रिन वो एड्रिनल ग्लैंड में, अगर आप देखें बीच में होता है एड्रिनल मेडल्ला, एड्रिनल मेडल्ला से 20% ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। अच्छा, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपके पास होता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन सिंपैथेटिक। एपिनेफ्रिन का जो 80% हिस्सा है वो आता है मेडुला से। 80% ऑफ एपिनेफ्रिन इज रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला, जबकि 20% ऑफ द एपिनेफ्रिन इज रिलीज फ्रॉम नर्व्स यानी न्यूरॉन्स। तो बिल्कुल नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जैसे आपस में इनकी रिलीज ऑपोजिट है। तो यहाँ पे मेजरली आपके पास ये दो न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पूरी बॉडी के ऊपर आते हैं। इन इफ़ेक्ट्स को हम कैसे समझते हैं? इनको समझने में हमें रिसेप्टर को समझना पड़ता है कि रिसेप्टर यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है। तो देखा जाए न्यूरोट्रांसमिशन एट एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है, यानी जो आपके पास एड्रिनर्जिक न्यूरॉन है, फर्ज कीजिए कि एक न्यूरॉन आ रहा है एड्रिनर्जिक न्यूरॉन, कहते हैं कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमिशन कैसे हो रही है। सबसे पहले तो क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन ये एक वेजिकल में बंद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक वेजिकल में स्टोर्ड है। क्या होता है कि यहाँ से ये रिलीज होते हैं इनटू द साइनेप्स। जब यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है साइनेप्स में, तो यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन पे उसका एक रिसेप्टर मौजूद होता है, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर पे आती है और कोई ना कोई फिर यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होता है। अच्छा, जब फंक्शन परफॉर्म हो जाता है फिर उसके बाद ये नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ जाता है? यहाँ पे एक एंजाइम है COMT, कैटिकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज। COMT इसको मेटाबोलाइज कर देता है। 20% ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन मेटाबोलाइज हो जाती है, पीछे बची 80%। 80% ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन वापस चली जाती है इनटू दिस न्यूरॉन। इसको हम कहते हैं रीअपटेक, ठीक है। तो रीअपटेक हो जाता है, यानी अपटेक हो जाता है वापस इनटू द न्यूरॉन। यहाँ पे जब अपटेक होता है तो यहाँ पे एक और एंजाइम मौजूद है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, MAO। 80% ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन जो वापस रीअपटेक होती है, माओ उसको मेटाबोलाइज कर देता है, और यहाँ से अगर थोड़ी बहुत नॉरएपिनेफ्रिन बच गई है तो फिर वापस वो वेजिकल के अंदर चली जाती है। तो इस तरह से ये न्यूरो जो ट्रांसमिशन है एड्रिनर्जिक न्यूरॉन की। इस पिक्चर में अगर आप देखिए तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके देता हूँ। स्टार्ट लिया जाता है, यहाँ से कहते हैं कि आपके पास एड्रिनर्जिक न्यूरॉन जो है उसमें नॉरएपिनेफ्रिन कैसे बनती है। तो जैसे आप यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर के अंदर जाती है इनटू द न्यूरॉन टायरोसिन। टायरोसिन आपको पता है एक अमाइनो एसिड है, ये आपको फूड से मिलता है, गोश्त वगैरह से टायरोसिन मिलती है।
टायरोसिन जब अंदर आती है इनटू द न्यूरॉन तो ये कन्वर्ट हो जाती है डोपा में, डोपा, और डोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। फिर क्या होता है, डोपामीन अंदर चला जाता है वेजिकल के, और वेजिकल में जब डोपामीन आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर एपिनेफ्रीन। तो इस तरह से टायरोसिन कन्वर्ट इनटू डोपा, डोपा कन्वर्ट इनटू डोपामीन, एंड डोपामीन गेट्स इनटू द वेजिकल एंड देन कन्वर्टेड इनटू नॉरएपिनेफ्रीन। अब क्या होता है, जब भी कभी एक्शन पोटेंशियल आएगा तो कैल्शियम इनसाइड आएगी इनटू द न्यूरॉन। जब कैल्शियम इनसाइड आती है तो ये जो आपके पास वेजिकल की मेम्ब्रेन है ये फ्यूज़ कर जाती है टू द न्यूरोनल मेम्ब्रेन, और जितना भी अंदर इसके नॉरएपिनेफ्रीन होता है वो बाहर साइनेप्स में रिलीज़ हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज़ हो रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रीन जा रहा है अपने रिसेप्टर के ऊपर और कोई ना कोई यहाँ पे इंट्रासेलुलर फंक्शन परफॉर्म होता है। अच्छा, जब ये फंक्शन हो जाए तो ये नॉरएपिनेफ्रीन उसके बाद कहाँ जाती है, आप देख सकते हैं कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज COMT इसको मेटाबोलाइज कर देता है और एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो बच जाती है वो वापस जो है रीअपटेक मैकेनिज्म के थ्रू अंदर चली जाती है इनटू न्यूरॉन। लेकिन न्यूरॉन में एक और एंजाइम मौजूद कॉल्ड मोनोअमीन ऑक्सीडेज MAO, वो इसको फिर से मेटाबोलाइज कर देता है। तो अगर थोड़ी बहुत नॉरएपिनेफ्रीन फिर भी बच गई तो वो वापस चली जाती है इनटू दिस वेसिकल। तो ये इस तरह से साइकिल चलता है। इसके अलावा आप एक और रिसेप्टर यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला, दिस इज कॉल्ड α2 रिसेप्टर, और वी कॉल इट प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग रिसेप्टर। α2 ये इनहिबिटरी रिसेप्टर है। इसका काम क्या होता है कि जब आपके पास नॉरएपिनेफ्रीन यहाँ पे रिलीज़ हो रही है ना, तो आपको एक कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं चाहिए। तो थोड़ी बहुत नॉरएपिनेफ्रीन तो रिसेप्टर पे इधर आ गई और थोड़ी बहुत नॉरएपिनेफ्रीन इस α2 पे चली गई कि मज़ीद नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज़ को ये बंद कर दे और एक कंट्रोल्ड मैनर में नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज़ हो। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंट्रोल होता है। अब मैं आपके पास आता हूँ एड्रीनोसेप्टर्स। एड्रीनोसेप्टर्स यानी कि वो रिसेप्टर जो एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन को रिसीव करते हैं, और ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इस स्लाइड को समझिए और आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल 2 टाइप के रिसेप्टर्स हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में 2 ही तरह के रिसेप्टर, अल्फा और बीटा। अब गौर से सुनिए, ये जो α1 है और β1, α1 और β1 दीज टू दे आर स्टिम्युलेटरी, यानी कि ये जब भी एक्टिवेट होते हैं तो ये आगे स्टिम्युलेशन कॉज करते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं, फंक्शन इनक्रीज़ करते हैं, α1 और β1। जबकि आपके पास जो है α2 β2 ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये दोनों इनहिबिटरी हैं, ठीक है। यानी ये जब भी स्टिम्युलेट होंगे तो ये किसी फंक्शन को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। लिहाजा याद रखिए α1 और β1 स्टिम्युलेटरी, α2 और β2 इनहिबिटरी हैं, ठीक है। यहाँ तक आप ये बात याद रखिए। β3 मॉडिफाइड फॉर्म है β1 की, जो कि लिवर में एडिपोज टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, लाइपोलाइसिस करवाता है। यहाँ एक और बात याद रखिए और वो है डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को ज़रूर समझिए और आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा α1 स्टिम्युलेटरी है और β1 भी स्टिम्युलेटरी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को अब ज़रा समझिए आप। जब कभी भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब कहीं भी एक्टिवेशन होती है, कोई प्रोसेस एक्टिवेट होता है यानी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे α1 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। जब कभी भी कोई भी एक्टिवेशन का काम होगा α1 रिसेप्टर वहाँ पे होगा। लेकिन 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ α1 की बजाय β1 होता है। सिर्फ 3 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ α1 नहीं होगा जबकि β1 होगा। सबसे पहले तो हार्ट। देखें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हार्ट भी एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, लेकिन वहाँ पे α1 नहीं होगा, वहाँ पे β1 होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जगह है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है। ये होता है किडनी के ऊपर और यहाँ से
रेनिन रिलीज होता है। रेनिन आपको पता है, रेनिन से फिर आगे एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अब और थर्ड जो आपके पास है वो है एडिपोज टिश्यूज, जहाँ पे बीटा 3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी एक्टिवेशन होगी या स्टिम्युलेशन होगी, हर जगह पे आपको अल्फा 1 मिलेगा सिवाय 3 जगह के, हार्ट, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस एंड एडिपोज टिश्यूज, वहाँ पे बीटा 1 होता है। अच्छा अब सुनिए, जब कभी भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इनहिबिशन आएगी, यानी कभी भी कोई जो ऑर्गन है वो इनहिबिट होगा या रिलैक्स होगा, ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए हमेशा के लिए बीटा 2 रिसेप्टर होता है। हर जगह पे जहाँ इनहिबिशन या रिलैक्सेशन आएगी, बीटा 2 रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट फॉर 3 प्लेसेस, 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ बीटा 2 की बजाय अल्फा 2 रिसेप्टर मौजूद होता है। एक तो भी आपने देखा है थोड़ी देर पहले, प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग पे देखा है आपने, जो अल्फा 2 था। इसके अलावा आपके पास होता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक है। सो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स में अल्फा 2, और तीसरा आपके पास है जो यहाँ पे है थर्ड आपके पास है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे से क्या बात समझ आनी चाहिए कि जब कभी भी स्टिम्युलेशन या एक्टिवेशन या कॉन्ट्रैक्शन आएगी, अल्फा 1 प्रेजेंट होगा वहाँ पे, सिवाय 3 जगह के जो हार्ट, जक्स्टाग्लोमेरुलर और एडिपोज टिश्यूज हैं। और जब कभी भी इनहिबिशन या रिलैक्सेशन आएगी, वहाँ पे आपके पास बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, सिवाय 3 जगह के, यानी प्रीसाइनेप्टिक, नर्व एंडिंग, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स और प्लेटलेट्स। सो अगर आपको ये स्लाइड समझ में आ गई है और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद हो गई है, फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए, क्योंकि तभी आपको आगे सारी बातें समझ आएंगी। सो स्टार्टिंग विद द अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, क्या होता है, कहते हैं कि अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर नेचुरली अकरिंग जो कैटेकोलामीन्स हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, दोनों को रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अल्फा रिसेप्टर के ऊपर ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट नॉरएपिनेफ्रिन का है। एपिनेफ्रिन का भी अल्फा 1 पे इफेक्ट आता है, लेकिन थोड़ा कम आता है। नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा अल्फा 1 पे या ज़्यादा अल्फा रिसेप्टर पे अपना एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अल्फा फिर 2 तरह के हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। आप जानते हैं अल्फा 1 स्टिम्युलेटरी है और अल्फा 2 इनहिबिटरी है। सो अब आप उसका इफेक्ट देख रहे हैं। सबसे पहले तो अल्फा 1 जो आपको पता है, अल्फा 1 वास्कुलर स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो जब ब्लड वेसल्स के ऊपर फर्ज कीजिए ब्लड वेसल्स है और इसके ऊपर अल्फा 1 होगा, तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन या वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये इस तरह से ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। और जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो हम इसको कहते हैं कि वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। सो इफ़ देर इज़ इंक्रीज इन द वास्कुलर रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गई, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वेजो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट है अल्फा 1 का। अच्छा, अब स्पेसिफिकली ये हम कहाँ पे देखते हैं, जो आपके पास नेजल ब्लड वेसल्स होती हैं नॉस्ट्रिल्स के अंदर या नोज़ के अंदर, वहाँ पे अक्सर वेजो डायलेशन हुई होती है और हमें कंजेस्टेड फील होता है, कंजेस्शन। तो वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करके हम डीकंजेस्टेंट इफेक्ट हासिल करते हैं या कंजेस्शन को रिलीव करते हैं। तो एक तो इसका नोज़ में बहुत ज़्यादा रोल है। नेक्स्ट आपके पास ये है रेडियल मसल्स ऑफ द आइरिस, ठीक है। जो आइरिस होता है यानी कि आंखों के जो मसल्स होते हैं आइरिस, वहाँ पे जो आपके पास है रेडियल मसल्स, ये क्या करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। उनकी कॉन्ट्रैक्शन से मिड्रिएटिक इफेक्ट आता है, यानी प्यूपिल्स जो होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं। आपको अच्छी तरह पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्यूपिल्स डायलेट करते हैं, तो ये मिड्रिएटिक इफेक्ट के थ्रू प्यूपिल्स को डायलेट कर देते हैं। इसके अलावा जो आपके पास GIT है, यानी कि आपके पास जो ईसोफेगस है और देन वी हैव स्टमक, देन इंटेस्टाइन, तो GIT में इसका क्या इफेक्ट है। आपको पता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट एंड फ्लाइट है, GIT रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम का हिस्सा है जो कोलिनर्जिक है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम GIT को स्टिमुलेट करता है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में GIT की इनहिबिशन आती है, GIT को ब्लॉक रखते हैं। लिहाजा ये जो आपके पास स्फिंक्टर है इसोफेजियल स्फिंक्टर, और ये जो आपके पास है पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो क्या करता है, यहाँ पे भी अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं और यहाँ पे भी अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं।
क्या हो जाता है कि नॉरेपिनेफ्रिन आती है और अल्फा 1 को स्टिम्युलेट कर देती है। तो दोनों लेवल पे, यहाँ पे भी स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यहाँ पे भी स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन आती है, जिसकी वजह से फिर आपका GIT जो है वो इनहिबिट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और यहाँ पे रेस्ट डाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें यूरिनरी ब्लेडर, तो यूरिनरी ब्लेडर जो भी है, यूरिनरी ब्लेडर भी आपके पास जो ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्शन है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। लिहाजा ये जो आपके पास स्फिंक्टर है, यूरिनरी स्फिंक्टर, इसके ऊपर भी अल्फा 1 रिसेप्टर होता है। तो जब अल्फा 1 स्टिम्युलेट होगा तो ये स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और प्रेसिपिटेट यूरिनरी रिटेंशन, यानी यूरिन रिटेन रहेगा, यूरिन पास आउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये अल्फा 1 के मेन फंक्शंस हैं स्मूथ मसल्स पे। फिर आप देखिए अल्फा 2, ठीक है, अल्फा 2 होते हैं सेमिनल वेजिकल्स में प्रेजेंट हैं। एक तो सेमिनल वेजिकल्स यानी कि जो टेस्टिस होते हैं मेल में, तो वहाँ पे क्या करता है जो अल्फा है, इट स्टिमुलेट्स इजैक्यूलेशन, यानी स्पर्म्स को इजैक्यूलेट करता है। और अगर आप इसको ब्लॉक कर दो, अल्फा ब्लॉकर्स यूज़ कर दो, तो स्पर्म की इजैक्यूलेशन बंद हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें लिवर में क्या करते हैं, लिवर में बेसिकली अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं, और वो क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेटेड है तो आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा चाहिए होता है और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है, एक तो ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। साथ में ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, यानी फैट्स को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में बाय अल्फा 1 स्टिम्युलेशन। इसके अलावा अगर आप फैट सेल्स देखें तो वहाँ पे अल्फा 1 है और लाइपोलिसिस को इंक्रीज करवा रहा है। अच्छा, अब आप बात करेंगे ड्रग्स पे। आपने अल्फा रिसेप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली है, उनका इफेक्ट पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे ड्रग्स की, वो ड्रग्स जो अल्फा 1 को या अल्फा 2 को स्टिम्युलेट करती हैं। जैसे अल्फा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, फिनाइलएफ्रिन। फिनाइलएफ्रिन वो ड्रग है जो स्पेसिफिकली अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करती है। और अल्फा 1 एंटागोनिस्ट कौन थे, यानी वो कौन से ड्रग्स जो इस अल्फा 1 को ब्लॉक करते हैं। ब्लॉकिंग की जो ड्रग्स हैं, प्रेजोसिन, ट्रेजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेम्सुलोसिन। इसके अलावा एक और ड्रग भी होती है साइलोडोसिन। ठीक है, तो ये वो ड्रग्स हैं जो अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, जबकि फिनाइलएफ्रिन वो ड्रग है जो अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करती है। एगोनिस्ट कहते हैं जो स्टिमुलेट करे, एंटागोनिस्ट वो होता है जो ब्लॉक करे। अच्छा, नाउ कमिंग टू अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करता है, सो जब कभी भी आपके पास अल्फा 2 स्टिम्युलेशन होती है तो वो क्या करता है, वो आगे जाके इनहिबिशन कॉज करता है। आपको अच्छी तरह पता है कि अल्फा 2 इनहिबिटरी है। ठीक है, यहाँ पे जी इनहिबिटरी प्रोटीन प्रेजेंट है, और वो क्या करती है, जो सेल के अंदर एडिनिलाइल साइक्लेज होता है उसको डिक्रीज कर देता है। उसकी वजह से साइक्लिक AMP की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है और नॉरेपिनेफ्रिन की रिलीज भी कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें रिलैक्सेशन आ जाएगी और जो ग्लैंड्स वगैरह की सिक्रीशन है वो भी बंद हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ पोटाशियम चैनल को इंक्रीज करती है। अल्फा 2 जो है पोटाशियम चैनल्स की एक्टिविटी को बढ़ाती है। पोटाशियम भी आपको पता है इनहिबिटरी इफेक्ट रखता है, तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी जिसकी वजह से रिलैक्सेशन पैदा हो जाती है। सो आपके पास अल्फा 1 क्या है, स्टिम्युलेटरी, जबकि अल्फा 2 इज इनहिबिटरी। इस बात को आप याद रखें। उसके बाद आपके पास है अल्फा 2 देयर इफेक्ट ऑन द स्टिम्युलेशन। अच्छा, क्या होता है कि आपके पास अल्फा 2 है, जब भी आप अल्फा 2 को स्टिम्युलेट करते हो यानी अल्फा 2 की सेलेक्टिव ड्रग देते हो, वो क्या करता है, नॉरेपिनेफ्रिन की रिलीज को डिक्रीज कर देता है, बिकॉज अल्फा 2 इनहिबिटरी है। तो अल्फा 2 इनहिबिटरी है, आप इनहिबिशन को मज़ीद बढ़ाओगे, स्टिम्युलेट करोगे तो नॉरेपिनेफ्रिन की रिलीज कम हो जाती है। सो ये ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। अगर आपको याद हो, जो आपके पास नॉरेड्रेनर्जिक नर्व थी, यहाँ पे आपके पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट था अल्फा 2। तो जब आपके पास नॉरेपिनेफ्रिन आई है ना, तो नॉरेपिनेफ्रिन अल्फा 2 के ऊपर भी जाती है, इसको स्टिम्युलेट करती है ताकि मज़ीद नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज ना हो। तो इस तरह से अपनी ही रिलीज को ये कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ जो आपके पास सीलियरी एपिथेलियम होती है, वो एपिथेलियम जहाँ पे सीलिया या जो आंखों में है, आईज की
सीलियरी एपिथेलियम में क्या करता है, आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, यानी जो आपके पास एक्वस ह्यूमर है उसको आउटफ्लो करवाता है। यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर का जो यहाँ पे प्रोडक्शन है उसको कम करता है, और जो प्रेशर बन जाता है ग्लाकोमा के अंदर वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यानी कि ग्लाकोमा के लिए ये एक बेहतर कंडीशन डेवलप करता है कि एक्वस ह्यूमर को कम कर देता है। इसके अलावा जो आपके पास जीआईटी के स्मूथ मसल्स हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने जीआईटी की जब बात की थी तो हमने स्फिंक्टर की बात की थी जिसमें सर्कुलर मसल्स को हमने डिस्कस किया था। अब आपके पास ये स्मूथ मसल्स को मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास स्मूथ मसल्स है जीआईटी एंड इंटेस्टाइन। तो स्फिंक्टर के ऊपर आपने देखा है कि अल्फा 1 रिसेप्टर था स्फिंक्टर्स के ऊपर, जबकि ये जो आपके पास स्मूथ मसल्स हैं जो इसोफेगस में है या इंटेस्टाइन में है, स्मूथ मसल्स के ऊपर यहाँ पे अल्फा 2 भी होता है और बीटा 2 भी होता है। ठीक है, ज़्यादातर बीटा 2 प्रेजेंट है क्योंकि जहाँ पे रिलैक्सेशन है वहाँ बीटा 2 है, लेकिन थोड़ा बहुत अल्फा 2 भी होता है। और बीटा 2 और अल्फा 2 के साथ साथ ये स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन कॉज कर देता है। ठीक है, रिलैक्सेशन कॉज कर देता है, साथ में एसिटाइल कोलिन की रिलीज को भी डिक्रीज कर दिया जाता है। सो पेरिस्टॉल्सिस जो है, पेरिस्टॉल्टिक क्या होती है, जो कंट्रैक्शंस आती हैं, पेरिस्टॉल्सिस डिक्रीज हो जाती है और आपके पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जीआईटी रिलैक्स रहता है। अच्छा, वो ड्रग्स जो अल्फा 2 की स्पेशल जो है सिलेक्टिव हैं, जैसे कि अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट, यानी वो ड्रग्स जो अल्फा 2 को स्टिम्युलेट करती हैं, वो ड्रग है क्लोनिडीन, अल्फा मिथाइल डोपा एंड एप्राक्लोनिडीन। ये वो ड्रग्स हैं जो अल्फा 2 को स्पेसिफिकली स्टिमुलेट करती हैं। और एक होता है एंटागोनिस्ट, अल्फा 2 के एंटागोनिस्ट जो अल्फा 2 को ब्लॉक करेंगी। याद रखिए, अल्फा 2 को ब्लॉक करेंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज इंक्रीज होती है, अल्फा 2 को स्टिमुलेट करेंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज डिक्रीज होगी। लिहाजा अल्फा 2 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट जो हैं वी हैव योहिम्बीन एंड मिर्टाजापीन। तो ये दो ड्रग्स हैं जो अल्फा 2 की एंटागोनिस्ट हैं। देन वी हैव बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। अच्छा, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आपके पास वो भी दो तरह के हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बीटा 1। ठीक है, बीटा रिसेप्टर के ऊपर ज़्यादा जो इफेक्ट आता है, ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट वो एपिनेफ्रीन का है। याद रहे, नॉरएपिनेफ्रीन का ज़्यादा इफेक्ट था अल्फा रिसेप्टर पर, बीटा पे भी था लेकिन बीटा 1 पे थोड़ा सा उसका इफेक्ट आता था, बीटा 2 पे कोई इफेक्ट नॉरएपिनेफ्रीन का नहीं आता, जबकि एपिनेफ्रीन का ज़्यादा इफेक्ट आपके पास बीटा 1 और बीटा 2 पे आता है, जबकि अल्फा पे भी उसका इफेक्ट आता है लेकिन अल्फा पे थोड़ा डिक्रीज्ड इफेक्ट आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस पहले आप समझिए, एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता हो ताकि आपको आगे फिर बातों की समझ आए। सबसे पहले तो मैंने आपको बात की बीटा 1 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर मैंने बताया था कि 3 मेन जगहों पे प्रेजेंट है। एक तो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, एक जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस पे प्रेजेंट है और एक है एडिपोज टिश्यूज़ में। तो जब भी बात होगी बीटा 1 की, याद रहे उसमें बात हार्ट की जाएगी और जक्स्टाग्लोमेरुलर और एडिपोज की। ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट हार्ट है और जक्स्टाग्लोमेरुलर है। हार्ट को आप स्टिमुलेट करते हो, यानी बीटा 1 स्टिमुलेटरी है, तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा बाय SA नोड, वी कॉल इट पॉजिटिव कोरोनोट्रोपिक इफेक्ट, SA नोड से ये आता है। फिर जो आपके पास हार्ट के मसल है मायोकार्डियम, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है, ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है, वी कॉल इट पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक। और फिर देखें जो कंडक्टिंग सिस्टम है, यानी जहाँ पे AV नोड प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक यानी कंडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ द बीटा 1 पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट आता है। फिर आपके पास है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जो किडनी के ऊपर है। जब ये बीटा 1 से आप स्टिम्युलेट करते हैं तो यहाँ से जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से रिलीज होता है रेनिन। अब आपको रेनिन की पता होने चाहिए फिजियोलॉजी के, रेनिन क्या करता है। रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है फिर एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन क्या है, एंजियोटेंसिन 2 इज वेजो कंस्ट्रिक्टर, वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है
ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, और याद रहे जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब मैं आपको ब्लड प्रेशर समझाऊँ। आपको ब्लड प्रेशर, अब जब ब्लड प्रेशर की बात करते हो तो आप अक्सर बात करते हो कि 120/80, 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट जितना पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। लिहाजा एपिनेफ्रीन इंक्रीजेस द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एज वेल एज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एपिनेफ्रीन दोनों ब्लड प्रेशर्स को इंक्रीज करता है, जबकि नॉरएपिनेफ्रीन में थोड़ा सा डिफरेंस आपने पढ़ा है। नॉरएपिनेफ्रीन का ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट अल्फा पे आ रहा था, और अल्फा में भी अल्फा 1 और अल्फा 2, और साथ में बीटा 1 पे। बीटा 1 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होता है। अल्फा 1 और अल्फा 2 से यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाता है कि आपके पास जो नॉरएपिनेफ्रीन है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में थोड़ी सी कमी लाता है। एपिनेफ्रीन सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों को इंक्रीज कर रहा है, जबकि नॉरएपिनेफ्रीन क्या करता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अच्छा, सो बीटा 1 क्या है? बीटा 1 सिलेक्टिव ड्रग वी हैव डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन वो ड्रग है जो स्पेसिफिकली बीटा 1 पे यानी कि हार्ट के मसल्स के ऊपर जाएगी, सिलेक्टिव है, तो ये एगोनिस्ट हो गई। डोब्यूटामीन इज एगोनिस्ट। इसके अलावा बीटा 1 सिलेक्टिव जो कि एंटागोनिस्ट हैं, यानी वो ड्रग्स जो हार्ट के ऊपर स्पेसिफिकली हार्ट पे जाते हैं लेकिन इनहिबिटरी इफेक्ट लाते हैं, हार्ट रेट को कम करेंगे। एटिनोलोल, इस्मोलोल, मिटोप्रोलोल, ये वो ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिकली हार्ट रेट को या कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करते हैं। देन वी हैव बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 2 रिसेप्टर्स हर वो जगह जहाँ पर इनहिबिशन या रिलैक्सेशन होगी वहाँ पे बीटा 2 प्रेजेंट है, और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट आप इसका देखेंगे ब्रोंकाई में। तो जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं, अगर आप देखें ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है और ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं, यहाँ पे फिर लंग्स हैं, ठीक है। अब जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं यहाँ पे आपके पास होता है बीटा 2 रिसेप्टर। जब भी आप बीटा 2 को स्टिम्युलेट करते हैं तो बीटा 2 इनहिबिटरी इफेक्ट रख रहा है, तो ये ब्रोंकोडायलेशन करेगा। ब्रोंकोडायलेशन करेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। लिहाजा डिफरेंट कंडीशंस ऐसी हैं जहां हमें ब्रोंकोडायलेशन करवानी पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सांस ली जाए, जैसे कि एस्थमा है, COPD है, इसमें फिर हम इस तरह का इफ़ेक्ट अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, बीटा 2 स्टिम्युलेशन ब्रोंकोडायलेशन के साथ साथ वेजोडायलेशन भी करवाता है, और ये करवाता है स्केलेटल मसल्स में। तो जो आपके पास स्केलेटल मसल्स होते हैं वहाँ पे वेजोडायलेटरी इफेक्ट आता है बिकॉज ऑफ द बीटा 2। इसके अलावा ये जो आपके पास है वेजोडायलेशन इफेक्ट, ये यूजुअली मास्क हो जाए बिकॉज ऑफ द वेजो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट जो कि अल्फा 1 की वजह से है। तो अल्फा 1 की वजह से भी इफेक्ट आता है, और आपके पास ये जो आपके पास बीटा 2 है इसकी वजह से भी इफेक्ट आ रहा है। लिहाजा अल्फा 1 ब्लड प्रेशर को अगर इंक्रीज करता है, बीटा 2 थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर लेते हैं, यानी टोटल जो आपके पास ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। फिर आपके पास जो है GIT के जो स्मूथ मसल्स हैं, जो आपके पास GIT के स्मूथ मसल्स हैं, एक तो आपके पास जो सर्कुलर मसल्स हो गए जहाँ पे आपने पहले डिस्कस कर चुके हो कि ये जो स्फिंक्टर्स हैं, स्फिंक्टर्स पे अल्फा 1 था, और ये जो स्मूथ मसल्स हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स हैं, ये रिलैक्स करने होते हैं, तो इनके ऊपर बीटा 2 प्रेजेंट होता है। तो जब भी बीटा 2 स्टिम्युलेट होता है तो पेरिस्टॉल्सिस डिक्रीज हो जाती है, जो आपके पास GIT है वो रिलैक्स हो जाता है, जो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है वो भी बीटा 2 होता है उसके ऊपर, और वो भी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ कहते हैं कि एड्रीनर्जिक स्टिम्युलेशन जो है, एड्रीनर्जिक स्टिम्युलेशन ऑपोजिट है टू कोलिनर्जिक इन द वॉल ऑफ द स्फिंक्टर्स इन GIT। जाहिर सी बात है, कोलिनर्जिक जहाँ पे एसिटाइल कोलिन थी जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है, कोलिनर्जिक क्या करती है, GIT को स्टिम्युलेट करती है, GIT में कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करती है, जबकि
जो आपके पास बीटा 2 है वो एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन है, ये क्या करती है, ये यहाँ पे इस GIT को या जेनिटो यूरिनरी यानी ब्लेडर वगैरह को रिलैक्स करती है। अच्छा, यूट्रस पे आ जाएं तो यूट्रस पे दो कंडीशंस आती हैं। अब यह बात याद रखें आप, यूट्रस पे दो कंडीशंस हैं। एक आपके पास वो कंडीशन जब यूट्रस अनप्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, यानी खातून प्रेग्नेंट नहीं है, एक वो कंडीशन यूट्रस पे आती है। और एक वो कंडीशन जब यूट्रस प्रेग्नेंट हो जाता है, यानी यूट्रस प्रेग्नेंट है। अब जब अनप्रेग्नेंट कंडीशन होती है तो यहाँ पे अल्फा-1 रिसेप्टर मौजूद है, अल्फा-1, और वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस लेके आता है। अल्फा-1 ज़्यादा डोमिनेंट होता है अनप्रेग्नेंट यूट्रस में, लेकिन प्रेग्नेंट यूट्रस में यहाँ पे अल्फा-1 की बजाय बीटा-2 रिसेप्टर डोमिनेंट है। ये फ़र्क याद रखिए, जब यूट्रस प्रेग्नेंट होगा तो बीटा-2 रिसेप्टर डोमिनेंट होगा, जब यूट्रस प्रेग्नेंट नहीं होगा तो अल्फा-1 रिसेप्टर डोमिनेंट है। लिहाजा प्रेगनेंसी में क्योंकि बीटा-2 रिसेप्टर डोमिनेंट है तो कभी भी अगर प्रीमेच्योर लेबर होती है, ठीक है, प्रीमेच्योर लेबर में क्या होता है कि अभी बिफोर द टाइम जो है कंट्रैक्शन आती है यूट्रस में, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव ड्रग, बीटा-2 की सिलेक्टिव ड्रग है राइटोड्रीन, वो देते हैं ताकि बीटा-2 के थ्रू यूट्रस को रिलैक्स किया जा सके और लेबर को डिले किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूट्रस के हवाले से। एंड देन वी हैव द लिवर। लिवर में आपके पास बीटा-2 है। बीटा-2 स्टिमुलेशन क्या करता है, जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस का जो इफेक्ट है, यानी ग्लूकोज को तोड़ना, वो बंद हो जाता है ताकि ग्लूकोज टूटे नहीं बल्कि ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज हो। इसके साथ साथ ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस फैट्स वगैरह से भी ग्लूकोज बनाना। सो ये इसका इफेक्ट है लिवर में। नाउ कमिंग टू डिस्कस द ड्रग्स। आपके पास जो बीटा-2 की सिलेक्टिव ड्रग्स हैं, क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास साल्ब्यूटामोल, साल्मिटिरोल, टर्ब्यूटलिन, राइटोड्रिन, फॉर्मोटिरोल, इस तरह की ड्रग्स हैं। ये जो आपके पास है ना साल्ब्यूटामोल और साल्मिटिरोल, ये तो स्पेसिफिकली एस्थमा में यूज़ होती हैं और COPD में यूज़ हो रही हैं। जो आपके पास टर्ब्यूटलिन और राइटोड्रिन है, स्पेसिफिकली ये यूट्राइन मसल यानी यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए यूज़ होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके अलावा जो बीटा-2 एंटागोनिस्ट है, अब आप इस बात को समझिए कि आपके पास फ़र्ज़ कीजिए ब्रोंकाई में बीटा-2 प्रेजेंट है, आप कभी क्यों चाहेंगे कि आपकी ब्रोंकाई जो है वो कंस्ट्रिक्ट करे या आपको सांस ना आए। लिहाजा बीटा-2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट जो ड्रग है या एंटागोनिस्ट जो है, सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट, वो अब तक क्लिनिकली डेवलप नहीं की गई क्योंकि उसका क्लिनिकल यूज़ नहीं है। लेकिन ये जो सिलेक्टिव एगोनिस्ट है, बीटा-2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट, इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यूज़ है। ये ब्रोंकोडायलेशन कर रहे हैं, एस्थमा में यूज़ होते हैं, COPD में यूज़ हो रहे हैं। तो क्लिनिकली बीटा-2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट ज़्यादा बेहतर ड्रग्स हैं और बीटा-2 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट अब तक डेवलप नहीं की गई। नाउ वी हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज ड्रग्स कि इन ड्रग्स को हम कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स, वो ड्रग्स जो आपके पास स्टिम्युलेशन कॉज करें, यानी वो ड्रग्स जो आपके पास हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्टिक ड्रग्स जो हैं, एगोनिस्ट हम इसको कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। और जो आपके पास थी एंटागोनिस्ट, जहाँ पे आपने एंटागोनिस्ट का लफ्ज़ पढ़ा है, उसको आप नाम देते हो सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। तो ये फ़र्क होता है कि एक आपके पास सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं और दूसरी सिम्पैथोलाइटिक्स हैं। तो जितने भी एगोनिस्टिक ड्रग्स थे वो माइमेटिक्स कहलाते हैं, जितने भी एंटागोनिस्टिक ड्रग्स थे वो लाइटिक्स कहलाते हैं। अब जो प्राइमरी एंडोजीनस एगोनिस्ट है, यानी जो हमारे जिस्म के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट एगोनिस्ट हैं, वो कैटिकोलामीन्स हैं। कैटिकोलामीन एक स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर है जिससे रिलेटेड एपिनेफ्रीन आती है, इसको ऑल्सो कॉल्ड एड्रेनालिन। नॉर एपिनेफ्रीन आती है, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर एड्रेनालिन। डोपामीन आता है। तो ये आपके पास जो है नेचुरल एगोनिस्ट्स हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं, जब आप ड्रग्स पढ़ते हो तो ड्रग्स आप दो तरीके से पढ़ते हो। एक तो आपके पास एगोनिस्टिक ड्रग्स हैं, एक है एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। तो जो एगोनिस्टिक ड्रग्स हैं आपने उसको नाम दिया कि ये सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, माइमेटिक। जबकि जो एंटागोनिस्ट हैं आपने उनको नाम दिया कि ये सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स हैं, लाइटिक्स, ठीक है। अब सिम्पैथोमाइमेटिक्स में भी फिर आप उसको दो क्लास में डिवाइड करते हो।
कुछ होती हैं सेलेक्टिव ड्रग्स जो किसी एक सिलेक्टिव रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं, कुछ होती हैं नॉन सिलेक्टिव जो एक से ज़्यादा रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रही हैं। सिमिलरली जो आपके पास ये वाला फंक्शन है एंटागोनिस्टिक, उसमें देखा जाए तो कुछ सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स होंगे और कुछ सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होंगे, कुछ ऐसे ब्लॉकर्स होंगे जो अल्फा को भी ब्लॉक करेंगे और बीटा को भी ब्लॉक करते हैं। अगर आप इस को देखें इस टेबल को, तो यहाँ पे पहले तो आप ये देखें इन ड्रग्स से, जैसे फिनाइलेफ्रीन है, फिनाइलेफ्रीन सिलेक्टिव है फॉर अल्फा 1, सिर्फ अल्फा 1 को जाके स्टिमुलेट करती है। मेथॉक्सामीन अल्फा 1, अच्छा ऑक्सीमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन अल्फा 1 को भी और अल्फा 2 को भी, यानी नॉन सिलेक्टिव है। पहली दो ड्रग्स सिलेक्टिव है, ये नॉन सिलेक्टिव है। इसके अलावा क्लोनिडीन, क्लोनिडीन सिलेक्टिव फॉर अल्फा 2। फिर बीटा पे आ जाएं, देखिए बीटा 1 की जो सिलेक्टिव ड्रग है बीटा 1, दैट इज डोब्यूटामीन, ठीक है। डोब्यूटामीन बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग, और बीटा 2 सेलेक्टिव कौन सी हैं, ये जितनी आपके पास ड्रग्स हैं जैसे राइटोड्रीन, टर्ब्यूटालीन, साल्ब्यूटामोल, साल्मिटिरोल, ये सारी बीटा 2 सेलेक्टिव हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ बीटा 2 को स्टिमुलेट करेंगी। इसके अलावा वो कौन सी ड्रग है जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को स्टिमुलेट करती है, दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोटेरेनॉल, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को स्टिमुलेट करती है। उसके बाद आपके पास ड्रग्स हैं जैसे कि डोपामीन, डोपामीन के अपने रिसेप्टर भी हैं डोपामिनर्जिक, और इसके अलावा अल्फा को भी स्टिमुलेट करेगी और बीटा को भी स्टिमुलेट करेगी। साथ में जो आपके पास है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जो है ज़्यादातर इफेक्ट इसका बीटा पे है, बीटा 1 बीटा 2, इसके साथ साथ अल्फा भी इफेक्ट है। और जो नॉर एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन का ज़्यादा इफेक्ट आता है अल्फा रिसेप्टर के ऊपर विद बीटा रिसेप्टर। तो इस तरह से आप ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हो कि पहले अल्फा 1 सेलेक्टिव ड्रग पढ़ते हो, फिर अल्फा जो है आपके पास 2 है उसकी सेलेक्टिव ड्रग पढ़ते हो, और फिर अल्फा 1 अल्फा 2 नॉन सिलेक्टिव ड्रग पढ़ते हो। इस तरह से अल्फा 1 की ड्रग्स क्लियर। फिर बीटा 1 की सेलेक्टिव ड्रग पढ़ोगे जो कि आपके पास डोब्यूटामीन है, फिर बीटा 2 की सेलेक्टिव ड्रग जो आपके पास साल्ब्यूटामोल, साल्मिटिरोल है, फिर बीटा 1 और बीटा 2 नॉन सिलेक्टिव ड्रग पढ़ते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, अल्फा बीटा नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स पढ़ते हो। तो इस तरह से आपकी ये पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन कवर हो जाती है। सो दैट वाज द एंड ऑफ पार्ट 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी एक एक ड्रग को अलग अलग डिस्कस करेंगे जो आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा।